कौन कहता है बंद किस्मत वालों की कोई ताली नहीं होती। सूखे पेड़ों पर क्या कभी कोई डाली नहीं होती। अरे जो झुक जाता है अपने माँ बाप के पैरों में, उस इंसान की किस्मत कभी खाली नहीं होती। दांतों में अटके खाने को तिल्ली से खुजलाते हैं, पर डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। काम चल रहा है इस धुन को लगाते हैं, देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। गौरी शंकर जी कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे। उनकी छोटी बहू हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। गौरी शंकर जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा आज खाना नहीं बनाया है क्या, जो मुझे रात की बासी ठंडी और कड़क रोटी दी है। तुम जानती हो मेरे दांतों से कड़क रोटी नहीं खाई जाती। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दोगी। बहू गुस्से से लाल होते हुए बोली, जो रोटी दी है वही खा लो चुपचाप से। कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाने बैठूंगी। और ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही है तो खुद ही बना लो, मेरे बस का नहीं है, मुझे अभी टीवी देखने दो। गौरी शंकर जी बोले, बहू कोई बात नहीं, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था बुढ़ापे में ठंडी बासी और कड़क रोटी नहीं खाई जाती, और डॉक्टर ने भी मना किया है ठंडी रोटी खाने को, पेट में गैस बन जाती है। गौरी शंकर जी इतना कहना था कि उनकी छोटी बहू सुमन गुस्से से भड़क गई और पास में पड़े हुए टीवी के रिमोट को उठाकर गौरी शंकर जी की तरफ फेंक देती है। गौरी शंकर जी रिमोट को अपनी तरफ आता देख वहां से जल्दी से हट जाते हैं और रिमोट साइड से निकल जाता है। वह रिमोट से बाल बाल बच गए, लेकिन उनका पूरा शरीर इस दृश्य से पूरी तरह से कांपने लगता है। गौरी शंकर जी खाने की थाली को साइड में कर देते हैं और वहीं दीवार से चिपक कर एक कोने में बैठ जाते हैं। गौरी शंकर जी इतनी ज़्यादा डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि बहू इस हद तक भी जा सकती है। उस दिन पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। शाम को भी वह बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। बस अपनी पत्नी को याद करके रोए जा रहे थे और यही सोच रहे थे कि कोई इंसान किसी के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकता है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती है। अभी तो उनकी पत्नी को गए हुए चंद महीने ही हुए थे। वह तो अभी पत्नी के गम से उभर भी नहीं पाए थे। बहू में इतनी भी शर्म नहीं थी कि मुझे रिमोट से मारने की कोशिश की। यही सोच सोच के गौरी शंकर जी भी रोए जा रहे थे। उनके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। ऐसा लग रहा था यमदूत आए और मुझे अभी उठाकर ले जाए। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने वाला पिता आज पूरी तरह से टूट गया था। बस पत्नी के मरने के बाद यही दिन देखना बाकी रह गया था। जब पिता ने अपने बेटे को ये सारी बात बताई तो उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी पत्नी का ही साथ दिया। बल्कि उल्टा उसने अपने पिता को ही सुना दिया, आपने ही ज़रूर सुमन को कुछ कहा होगा, जब ही उसने ऐसा किया। गौरी शंकर जी बस अपनी पत्नी को याद करके रोए जा रहे थे और मन ही मन में कह रहे थे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गई, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। गौरी शंकर जी सोचते हैं, जब मैं शादी करके शांति को लेकर आया था इस घर में बस एक छोटा सा मकान था, हमारा भी वही एक कमरे वाला, बाकी जगह तो कच्चा आंगन था, उसमें भी गाय भैंस बंधी रहती थी। मेरे 2 भाई 2 बहन, माँ बाप एक साथ हम सब रहते थे एक परिवार की तरह। मेरी माँ बहुत तेज स्वभाव की थी। वह पूरा दिन शांति को एक टांग पर खड़ा करके रखती थी, यह काम करो वह काम करो, बस पूरा दिन काम पर ही लगाई रखती थी। शांति जी अगर एक काम ख़त्म करती तो दूसरा फटाफट से काम बता देती थी। शांति जी भी कभी भी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी। उनकी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी अपनी सास के आगे कुछ पूछने की। अगर कोई काम बिगड़ भी जाता तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाया करती थी। शांति जी जितना माँ जी से डरती थी उतना ही उनका सम्मान भी करती थी।
माँ जी के मुंह से काम निकलने की देर थी। आधी रात में भी शांति जी उनके काम के लिए उठकर खड़ी हो जाया करती थी। पूरे घर के काम वह अकेले ही संभालती थी। गाय का दूध निकालना, गाय को चारा खिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, सारे लोगों के कपड़े धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब कुछ वह अकेले ही किया करती थी। हमारे 2 बेटे हैं। दोनों बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से सारा दिन काम करने के बाद भी उन्होंने की। कभी कभी तो शांति जी को खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि गांव में मेरी किराने की दुकान थी। किराने की दुकान होने की वजह से मैं शांति जी की और बच्चों की कोई मदद नहीं कर पाता था। दुकान भी ठीक ठाक ही चल रही थी। घर का खर्चा शांति जी गाय का दूध बेचकर निकाल लेती थी। गांव में सभी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। धीरे धीरे उनके किराने का काम अच्छा चलने लगा तो उन्होंने गांव में ही 1-2 मकान और खरीद लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे थे। गौरी शंकर जी ने बहुत मेहनत की और एक एक पैसा जमा करके उन्होंने एक आम का बगीचा भी खरीद लिया। घर में उनका बहुत रौब था और गांव में भी सब उनकी चलती थी। उनके सामने किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर शादी कर दी और शादी के बाद दोनों बेटों की बहू ने भी उनका खूब कहना माना। लेकिन एक दिन अचानक शांति जी छत से नीचे उतर रही थीं, तभी सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाते ही घर से रौनक और सुख शांति ही चली गई। शांति जी के जाते ही बच्चे अपनी मनमानी करने लगे और बहुएं ने घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। गौरी शंकर जी अभी अपनी पत्नी के दर्द से बाहर निकले भी नहीं थे कि आज तो बहू ने हद ही कर दी। जरा सी खिचड़ी क्या मांग ली, बहू ने रिमोट उठाकर ही दे मारा। मैंने और शांति जी ने क्या नहीं किया इस घर को बनाने के लिए। आज मेरे ही घर में मेरा इतना अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ सहन नहीं हो पा रही है। पूरी रात गौरी शंकर जी ने रोते हुए निकाली। उनकी आंखें सूज के मोटी हो गई थी। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने या उनसे कुछ भी पूछने नहीं आया। उनसे बात तक नहीं की। पिताजी, आप कमरे से अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? आपको कोई तकलीफ है क्या? थोड़ी देर बाद गौरी शंकर जी उठ के उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से अपने 2-3 जोड़ी कपड़े निकालकर एक बैग में डालकर घर के ज़मीन जायदाद के पेपर, आम के बगीचे के पेपर और थोड़े बहुत पैसे और शांति जी के जेवर भी उन्होंने अपने साथ रख लिए और बैग को लेकर घर से जा ही रहे थे। बेटे और बहू ने पूछने की भी कोशिश नहीं की कि बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो। गौरी शंकर जी घर से निकल गए थे, पर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इतने सारे पैसे, जेवर और घर के कागज़ लेकर वे कहीं भी घर से निकले नहीं थे, क्योंकि घर में उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए आज तक वे घर से बाहर कहीं नहीं गए थे। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, इसलिए हिम्मत करके उन्होंने अपने एक दोस्त के यहाँ पर कदम रखा। सामने कुर्सी पर उनका दोस्त बैठकर चाय पी रहा था। चाय पीते हुए उन्होंने जैसे ही गौरी शंकर जी को देखा, आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तू इधर कैसे? गौरी शंकर जी मन ही मन में सोच रहे थे कि दोस्त के यहाँ इस तरीके से जाऊंगा तो सवाल तो पूछेंगे ही, अचानक कैसे आना हुआ? गौरी शंकर जी के दोस्त ने पूछा, तुम इधर कैसे? सब ठीक ठाक है? सब कुछ कुशल मंगल है? कोई समस्या तो नहीं घर पर? बेटे बहू ठीक ठाक हैं? तभी उनकी दोस्त की पत्नी अंदर से आती है और वह गौरी शंकर जी को अपना भाई मानती थी। वह गौरी शंकर जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया, अच्छा लगा आपको देखकर। आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? गौरी शंकर जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर कुर्सी पर बैठ गए।
फिर उन्होंने चाय पी। रात में उन्होंने अच्छे से खाना खाया। गौरी शंकर जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। गौरी शंकर जी के दोस्त ने फिर से पूछा, क्या बात है गौरी शंकर, कोई बात है तो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। फिर तुम अचानक बिना बताए आ गए, वह भी इतना बड़ा बैग लेकर। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं। आपको तो पता है शांति के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला है। उनके रहते घर में चहल पहल रहती थी, पर अब वह चहल पहल घर से चली गई है तो घर में उदासी रहती है। इसलिए मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए अपनी प्रिय दोस्त और अपनी बहन के यहाँ पे आ जाऊँ। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबके साथ में रहूँगा तो मन हल्का हो जाएगा और मन भी लग जाएगा। उनकी बहन ने कहा, भैया यह तो आपने बहुत अच्छा किया, यह आपका ही तो घर है, आपको जितने दिन रहना है तब तक आप रहो। आज उनकी बहन ने उनकी मनपसंद का खाना बनाया। फिर सब ने एक साथ बैठकर भोजन करना। भोजन करने के बाद वह अपना सामान लेकर कमरे में चले जाते हैं। सामान रख कर पलंग पर बैठ जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद गहरी सोच में डूब जाते हैं और बार बार गौरी शंकर जी को अपनी बहू का किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था। इस दृश्य को याद करके पूरी तरह से सहम जाते हैं। वे चाहकर भी उस बात को नहीं भुला पा रहे थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। इसी बात को लेकर गौरी शंकर जी अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह गौरी शंकर जी आगे तो उनकी बहन से नाश्ता बनाकर रख दिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन गौरी शंकर जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनको उनके दोनों बेटों में से कोई उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी भी बेटे ने उनकी खबर नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। फिर से उनके चेहरे पर चिंताओं की लकीरें उभरने लगीं। क्या किसी को अब मेरी ज़रूरत नहीं है? यह प्रश्न बार बार उनके मन में चल रहा था। अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करते करते उन्हें अपने दोस्त के यहाँ पर रहते रहते 10 से 12 दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई लेने नहीं आया। गौरी शंकर जी के घर में तो खुशी का माहौल था। बहुएं तो सोच रही थी, अच्छा है बुढ़ा चला गया, कुछ न कुछ काम बताता ही रहता था। अच्छा हुआ अपने दोस्त के यहाँ पर चला गया। यही बात ज़मीन और जायदाद की, बुढ़ा लेकर कहाँ जाएगा, देगा तो अपने बच्चों को ही। गौरी शंकर जी अब अपने दोस्त के यहाँ पर रहते रहते 15 से 20 दिन हो गए थे। अब उनके दोस्त और उनकी बहन को और भी चिंता होने लगी। गौरी शंकर जी के दोस्त बहुत ज़्यादा समझदार और दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी हैं। दोनों को ये चिंता खाने लगी थी कि गौरी शंकर जी इस तरह से कैसे आए और अब तक उनको लेने उनका बेटा क्यों नहीं आया। उनके घर में सब ठीक तो है। दोस्त ने गौरी शंकर जी के घर पर फ़ोन लगाया। उधर उनकी बहू ने फ़ोन उठाया तो वह बोली, बुढ़ा खुद ही घर छोड़कर गया है, उसको किसी ने घर से निकाला नहीं है, तो जैसे वह गया है वैसे ही वापस आ जाए। हम तो उनको लेने नहीं आएंगे। हमने नहीं कहा था उनको घर से जाने के लिए। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा और जैसा भी हम खाने को देते हैं उनको वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। अब इस घर में उनकी नहीं चलेगी। बहू की इस तरह की बातें सुनकर दोस्त भी चौंक गया और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उन्होंने गौरी शंकर जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारा ही घर है, तुम खुद ही चले जाओ। वह सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी ही औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, भाई मैंने तुम्हें अपनी सारी बात बताई ही नहीं, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख देता हूँ। गौरी शंकर जी उस दिन के बहू के दुर्व्यवहार के बारे में अपने दोस्त को सारी बात बता देते हैं।
उनका दोस्त और उनकी बहन उनकी बातें सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। गौरी शंकर जी कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरे बहू बेटे में से कोई लेने आएगा। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वह लोग मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आकर मेरी सुध भी नहीं ली कि बाबूजी जिंदा हैं या मर गए। झूठे को भी नहीं पूछा, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से बराबर आंसू निकल रहे थे। गौरी शंकर जी कहते हैं, जो पीड़ा मुझे अपनी पत्नी के छोड़ जाने के बाद भी नहीं हुई, वह पीड़ा आज मुझे अपने बच्चों की वजह से सहनी पड़ी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। रात भर सोचने के बाद सुबह उठकर गौरी शंकर जी एक निर्णय लेते हैं। वकील को फ़ोन करते हैं और एक वसीयत तैयार करवाते हैं। वसीयत तैयार करवा के पूरे आत्मविश्वास के साथ वे अपने घर वापस जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, उनके बहू और बेटे देखकर भी कुछ नहीं कहते। वे सबको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर देना, क्योंकि मैं इस घर को बेच रहा हूँ और इसके पैसों से मैं अपने दोस्त के घर के पास एक छोटा सा घर लूँगा और पूरे दिन के लिए एक मेड रख लूँगा। अब मुझे बहुओं की गरम रोटी खिचड़ी की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ज़मीन और जायदाद की, आम के बगीचों की, तो ये मेरे हैं और जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है सो करो, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना घर खर्च चलाओ और मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मेरे मरने के बाद एक अनाथ आश्रम में दे दी जाएगी। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। गौरी शंकर जी की बातें सुनकर उनके दोनों बहू बेटे हक्के बक्के रह गए। उनके ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वह सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और अपने बाबूजी के पैरों में गिर जाते हैं। उनको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गौरी शंकर जी ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। अब वह अपने बेटों के साथ नहीं रहेंगे। उन्हें अपनी बहुओं के हाथ की ठंडी बासी रोटी नहीं खानी। इतनी अपमानजनक रोटी खाने से तो अच्छा है मैं अपने हाथ से ही बना लूँ या अपने लिए एक मेड रख लूँ जो पूरे दिन मेरी हेल्प भी करेगी, जो तुम्हारी तरह मेरा अपमान नहीं करेगी। और गौरी शंकर जी अपने दोस्त के घर के पास में एक छोटा सा घर ले लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग में। जय श्री